लास्ट एपिसोड में लियो को वाइस लॉर्ड बना दिया गया था और वो कसम खाता है कि अब मैं इक्वल ग्राउंड्स पर लड़ूंगा और अब मैं अपनी माँ की मौत का बदला जरूर लूंगा। अब नॉर्मली यहाँ पर ये होता है कि वाइस लॉर्ड के असेंशन की जो सेरेमनी होती है वो नॉर्मली तभी के तभी हो जाती है सारे के सारे कल्ट मेंबर्स के सामने, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट मैटर था इसीलिए सेरेमनी को पोस्टपोन कर दिया गया था। अब गुड न्यूज ये थी कि लियो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, एक काउंसिल एल्डर की तरह भी और एक वाइस लॉर्ड की तरह भी। अब वाइस लॉर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है लेकिन उसमें कोई पावर नहीं होती है, लेकिन एक काउंसिल एल्डर में बहुत ज्यादा पावर होती है। वो सारी की सारी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है जहां पर कल्ट के लिए इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते हैं। अब इसी पावर की वजह से जो बचे हुए 4 कल्ट मेंबर्स थे जो मेन क्लैन से आते हैं, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि लियो को सिर्फ और सिर्फ वाइस लॉर्ड बनाया जाए, काउंसिल एल्डर ना रखा जाए, लेकिन उनके पास कोई ज्यादा पावर नहीं थी तो उनका तिलमिलाने कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। उसके बाद ग्रैंड गार्डियन कहते हैं कि अब सब लोग शांत हो जाओ, हम अगले एजेंडा पर मूव करेंगे, लेकिन लॉर्ड कहते हैं कि वेट एक सेकेंड, उससे पहले वाइस लॉर्ड जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऐसा लगता है उन्होंने बहुत सारा खून बहा दिया था, उन्हें चोट लगी है। और लियो अपने साइड में देखता है कि ओह, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं इन्हें ये बता सकता हूँ कि नैनो ने मुझे हील कर दिया है। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं अपना इलाज कराता हूँ, काउंसिल एल्डर हुआन मुझे सब कुछ बाद में बता सकते हैं। और वो लॉर्ड ऑफ डिमोनिक कल्ट को कहता है कि थैंक यू फॉर योर कंसर्न माय लॉर्ड, और उसके बाद वहां से दफा हो जाता है। उसके बाद फ्लाइंग फैंटम क्लैन के गेस्ट हाउस का सीन दिखाया जाता है जहां पर मीटिंग अभी तक चल रही है लेकिन लियो वहां पर पहुंच चुका है। मून गाय बोंग उसके आसपास आते और कहते माय लॉर्ड, हमने सुना था ग्रेट हॉल में कोई लड़ाई हुई थी, क्या आप ठीक हैं? और लियो कहते कि अरे कोई दिक्कत नहीं। और तभी पीछे से कोई आता है कि यंग मास्टर गार्ड जैंग जाग गए हैं, और लियो तभी के तभी भागते हुए वहां पर जाता है। इतनी अर्जेंसी लियो ने आज तक कभी नहीं दिखाई। वो भाग कर जाता है और गार्ड जैंग को देखता है, उनके सारे दांत जा चुके हैं, वो थोड़े से बूढ़े भी लग रहे हैं, और वो तुतला कर बोलते हैं यंग मास्टर। लियो ने जाकर हग कर लेता है और वो तब भी बड़ी टूटी फूटी आवाज में ही कहते हैं तो आपने कर ही दिखाया यंग मास्टर। लियो उनकी तरफ देखता है और गार्ड जैंग कहते हैं कि अब आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन लियो कहता है कि क्या मतलब है आपका, आप मेरी जिंदगी में हमेशा इंपॉर्टेंट थे और हमेशा रहेंगे, मुझे आप अब भी अपने साइड में चाहिए ताकि आप मुझे प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन गार्ड जैंग कहते हैं कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता यंग मास्टर। और गार्ड जैंग बहुत ज्यादा उदास होते लियो उनकी तरफ देखता है और वो सोचता है कि यार गार्ड जैंग ने अपनी पूरी जिंदगी डिवोट कर दी थी मेरे लिए, और उसे अपने बचपन की यादें आती है जहां पर गार्ड जैंग उसे अपने कंधे पर बैठा कर घुमा रहे थे। और अब लियो सोचते कि यार मैं इन्हें इतनी पैथेटिक जिंदगी जीने नहीं दे सकता, आखिरकार इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं इनके लिए कुछ तो कर सकता हूँ। और लियो नैनो से पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ब्रोकन डेंटियन को रिस्टोर किया जा सकता है। और नैनो कहते हैं कि अगर तुम उसकी बात कर रहे हो जो लेयर ऑफ एनर्जी होती है तुम्हारे एब्डोमेन में, उसके लिए मुझे थोड़ा और एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो कि दांत ठीक कर सकते या नहीं कर सकते तो हाँ, उसके लिए एक तरीका है। और लियो ये सुनते ही खुश हो जाता है कि अच्छा बताओ क्या तरीका है, और उसे दिखाते ही कैसे एक दांत को बनाया जा सकता है अलग अलग मटेरियल से, और उसे कैसे जॉ में इम्प्लांट किया जा सकता है। और लियो खुश हो जाता है कि शायद मैं इनके डेंटियन के लिए अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ लेकिन इनके दांत तो ठीक कर ही सकता हूँ, कम से कम इन्हें थोड़ा बहुत नॉर्मल तो जरूर लगेगा। लियो मनी मन सोचता है कि मुझे ब्लैक स्मिथ के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, ताकि मैं उनसे फेवर मांग सकूं कि ये तो मैं जल्दी से जल्दी करूंगा। और उसके बाद लियो कहता है कि गार्ड जैंग मेरे पास एक न्यूज है जो मैं आपको बताना चाहता था, मैं आपको पहले ही बता सकता था लेकिन। और वो कहते कि बताइए क्या हुआ है। और लियो कहता है कि मैं फाइनली बैटल ऑफ एयर्स को जीत चुका हूँ। गार्ड जैंग सुन हो जाते हैं, वो कहते हैं क्या? और लियो कहता है कि मैं बैटल ऑफ एयर्स जीत चुका हूँ, आज मुझे वाइस लॉर्ड अपॉइंट कर दिया गया है। और उनके दांत निकले हुए हैं, उनकी जुबान ढंग से चल नहीं रही है, लेकिन वो चिल्लाते कि वाइस लॉर्ड, और उसके बाद बेहोश हो जाते हैं। और उस बेहोशी की हालत में बोलते हैं कि आप वाइस लॉर्ड बन गए हैं। उनके मुंह से झाग निकलने लग जाता है। लियो बहुत ज्यादा डर जाता है कि हो क्या रहा है। और नैनो उससे बताता है कि ये नॉर्मली होता है जब इंसान को बहुत ज्यादा अबनॉर्मल चीज पता चले, उसे शॉक लगे। और उसके बाद गार्ड जैंग वहां पर बेहोश होकर सो जाते हैं। और लियो सोचता है कि यार अगली बार अगर कोई गुड न्यूज दूंगा तो थोड़ा ध्यान से दूंगा। अब 2 घंटे बाद का सीन शिफ्ट होता है जहां पर तीनों के तीनों काउंसिल एल्डर्स आते हैं। मीटिंग खत्म हो चुकी थी और लियो को सबके सामने कहते कि हम आपको कांग्रेचुलेट करते हैं वाइस लॉर्ड बनने के लिए। और अभी तक लियो ने अपने सबऑर्डिनेट्स को नहीं बताया था, इसीलिए उनकी भी आंखें और मुंह खुला रह जाता है कि क्या। और 10 काउंसिल एल्डर कहता है कि आपने इन्हें बताया नहीं था। और लियो कहता है कि मैं बस थोड़ा सा केयरफुल हो रहा था क्योंकि एक इंसान को बताया था और
और उसके सबऑर्डिनेट्स उसे घेर लेते कि आप वाइस लॉर्ड बन गए, यंग मास्टर हमने फाइनली कर दिखाया है। और बोंग कहते कि माय लॉर्ड आज तो दावत होनी चाहिए। और 10th काउंसिल एल्डर कहते कि हाँ ऐसा होना तो चाहिए, ग्रेट आइडिया है, लेकिन आज थोड़ा मुश्किल होगा। हम तीनों को और वाइस लॉर्ड को एक बैंक्वेट में पार्टिसिपेट करना है, हमें वहां पर जाना है जहां पर मार्शल आर्ट अलायंस की तरफ से इंपॉर्टेंट गेस्ट भी अटेंड कर रहे होंगे। और बोंग पीछे मुड़कर देखता है कि मार्शल आर्ट अलायंस के साथ बैंक्वेट क्यों है। और 10th काउंसिल एल्डर कहते हैं कि हाँ, इससे पहले कि हम और कुछ आगे बात करें मैं आपको बता देता हूँ कि वहां पर मीटिंग में क्या क्या हुआ था, क्या रेजोल्यूशन निकला है। और लियो कहता है कि लेट मी गेस, क्या हमने अलायंस बनाई है मार्शल आर्ट अलायंस ग्रुप के साथ और द फोर्सेस ऑफ जस्टिस के साथ। और वो कहते हैं कि हाँ, एक अलायंस को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया गया था इस मीटिंग में। और अब लियो कहता है कि इसका मतलब ये है कि वहां पर जितने भी काउंसिल एल्डर्स प्रेजेंट थे या क्लैन लीडर्स प्रेजेंट थे, उन सब में से कम 70% ने इस चीज के फेवर में वोट किया होगा, तभी ये हुआ होगा। और 10th काउंसिल एल्डर कहते हैं कि हम एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। और लियो पूछता है कि वहां पर कुछ हुआ था क्या, क्या हुआ था। और 10th काउंसिल एल्डर बताते हैं कि हमने वहां पर अपने 2 इंपॉर्टेंट एरियाज को खो दिया है, उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। और लियो कहते हैं कि क्या वहां पर लॉर्ड ऑफ डिमोनिक कल्ट गए थे, सारे के सारे एल्डर काउंसिल मेंबर्स गए थे, हम हार कैसे सकते हैं। और हम फाइट किससे कर रहे थे, क्या हम कोहेलिशन ऑफ फोर्सेस ऑफ इविल से फाइट कर रहे थे। और वो कहते कि नहीं, हम मार्शल स्कूल से फाइट कर रहे थे और इससे हमने पहली बार फाइट की थी और हम पहली बार में ही अपनी 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन खो चुके हैं। हो अब मजा आएगा। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस की एंट्री हो रही है, अब बात सिर्फ क्लैन तक नहीं है। और लियो के चेहरे पर शौक देखा जा सकता है कि हम उनसे पहली बार लड़ने गए, वो कोई इतनी ताकतवर ही नहीं है, तब भी हम कैसे हार गए। और 10th काउंसिल एल्डर उसे बताते हैं कि वो कोई मेजर कलेक्टिव ग्रुप नहीं है जैसे कि हेवनली डिमोनिक कल्ट है या फिर अलायंस है, वो बस एक मियर मार्शल स्कूल है, बस एक छोटी सी क्लैन की तरह। और अब आगे इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि जीजेंग प्रोविंस जो कि एक एरिया था, वहां पर हेवनली डिमोनिक कल्ट की 9 ब्रांचेस थी और जो दूसरा एरिया था वो मार्शल आर्ट अलायंस का था और वहां पर उनकी 17 मास्टर्स की ब्रांचेस थी, जिसमें से एक का नाम नैमगोंग सियोन है, वो सेल्फ वॉरियर स्वॉर्ड क्लैन के मेंबर्स है। उनके साथ साथ वहां पर और भी काफी सारी क्लैन है। अब यहाँ पर 3 एरियाज हैं, एक जिसमें से हमारे कल्ट का है, एक मार्शल आर्ट अलायंस का है और वहीं पर एक और एरिया है जो कि तीनों एरियाज के बीच में कॉमन होता है। वहां पर हमेशा वॉर्स या फिर हाई अलर्ट पे जरूर रहते थे और उसी एरिया में हमारे कल्ट के कुछ फ्रैक्शंस पर अटैक हुआ था, तो हमें लगा था कि मार्शल आर्ट अलायंस ने अटैक किया होगा। मार्शल आर्ट अलायंस के भी कुछ ग्रुप्स पर अटैक हुआ था और उन्हें लगा था कि हमने अटैक किया होगा। अब वहां पर एक ब्रांच पर हमला हुआ था, तो बाकी 8 ब्रांच पर हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि हमें वहां पर रीएनफोर्समेंट भेजनी है। अब बाकी 8 क्लैन ने वहां पर रीएनफोर्समेंट भेजी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में हमारी 9 की 9 क्लैन वहां पर जो थी वो सब वाइप आउट हो गई थी। और उसके बाद एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई थी जो कि टॉप ब्रास यानी टॉप मार्शल आर्टिस्ट थे हमारी क्लैन के, और तो और हमारे लॉर्ड, वो सब मिलकर वहां पर मीटिंग कर रहे थे और फैसला हुआ था कि वो खुद वहां पर जाएंगे ये देखने के लिए कि ऐसा कौन है जिसने हमारी 9 ब्रांचेस को उड़ा दिया है। और इस टाइम पर इस वीडियो पर एक लाइक जरूर बनता है, क्योंकि तुम्हें ये सब कुछ बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से सुनाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसे बहुत ही सिंप्लीफाई करके तुम्हें बताना पड़ता है, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। हमारे यहाँ के जो टॉप मार्शल आर्टिस्ट थे उन सबको यही लगा था कि मार्शल आर्ट अलायंस ने किया होगा और वो वहां पर जाते हैं और वहां पर उन्हें मार्शल आर्ट अलायंस का एनवॉय मिल भी जाता है और वो वहीं पर उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें एक बैड न्यूज मिलती है कि बिल्कुल हमारी तरह उनके साथ भी यही हुआ है। और तो और उनके वहां पर जो 17 ब्रांचेस थी उनमें उनका एक मास्टर था, वो भी मारा गया था, जो कि उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। और वहीं पर उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ हमने किया, तो उन्होंने ही फोर्सेस भेजी थी हमें मिटाने के लिए। और ये बहुत ही क्लासिक मार्शल आर्ट अलायंस जैसा ही था कि वो वॉर से ज्यादा बदला लेने में यकीन रखते, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर फोर्सेस भेज दी थी। और लियो पूछता क्या तब उन्हें ये पता चला था कि दोनों के साथ यही हुआ है, और वो कहते कि हाँ, उसके बाद वहां पर एक और प्रपोजल आया था बेगर सेक्ट की तरफ से, जो कि उस तीसरे एरिया में रहते हैं, जो कि वो 3 फ्रैक्शन पहले दिखाए गए थे। उन्होंने भी एक अलायंस का ऑफर किया था और
हमारे लॉर्ड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद हेवनली डिमोनिक कल्ट वहां पर गए थे मार्शल स्कूल को कन्फ्रंट करने के लिए, क्योंकि आप सबको पता चल चुका था कि ये उन्होंने ही किया है और हमारा प्लान था कि हम वहां पर जाकर उन्हें एम्बुश करेंगे और एक बार में ही उनके पूरे डिफेंस को खत्म करके उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन हम फेल हो गए। जैसा कि तुम खुद देख सकते हो, लॉर्ड और तो और बाकी सारे काउंसिल एल्डर सब लोग घायल थे और हमारे काउंसिल एल्डर की मौत भी हो गई थी। हालांकि उन्होंने हमें स्पेसिफिक्स के बारे में नहीं बताया कि वहां पर क्या फाइट हुई थी, कौन दुश्मन थे, इतनी चोट कैसे लग गई। लेकिन ये बात तो पक्की है कि हमारा वो दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर था, अगर हमारे लॉर्ड को भी चोट लगी थी तो। और अब लियो कहता है कि अच्छा, तो इसलिए हम अलायंस बना रहे हैं क्योंकि हम खुद काफी नहीं है उन्हें हराने के लिए। और 10th काउंसिल एल्डर कहते हैं कि इंडीड अब हमारे पास एक कॉमन एनिमी है और काफी स्ट्रॉन्ग एनिमी है, तो माय लॉर्ड आपको भी तैयार रहना होगा। और 10th काउंसिल एल्डर बताते कि एक बार जब ये अलायंस ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी तो ये न्यूज सेंट्रल प्लेन्स में आग की तरह फैल जाएगी और उसके बाद जो कोलिशन ऑफ इविल फोर्सेस है वो कोई भी मूव प्ले नहीं कर पाएंगी। तो इस अलायंस के ये दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो मार्शल स्कूल को रोकना और दूसरा है फोर्सेस ऑफ इविल को भी रोकना। लियो उनसे पूछता है क्या हमने अभी तक ये फिगर आउट किया है कि मार्शल स्कूल की आइडेंटिटी क्या है, वो कहां से आते हैं, उसमें कौन कौन लीडर्स हैं, कौन से मार्शल आर्टिस्ट हैं। और वो कहते हैं कि मेरा इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत ज्यादा ब्रॉड है और उस पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी कॉन्क्रीट इंटेल नहीं है कि वो कौन है। लेकिन वो अपने आप को 6 ब्लेड मार्शल स्कूल बुलाते हैं। और लियो ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि उसने अपने ग्रुप का नाम 6 स्वॉर्ड रखा था। अब हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि होती है इनर कैसल ऑफ हेवनली डिमोनिक कल्ट, जहां पर गार्डियंस रहते हैं। अब सीधा सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड गार्डियन के ऑफिस में, जहां पर लेफ्ट गार्डियन उन्हें सब कुछ बताते हैं कि अभी तक ये हुआ है, लियो ने ये कुछ अचीव किया है, उसे ये टेक्निक पता है। और उसकी तरफ देखकर कहते हैं क्या वाइस लॉर्ड ही वो इंसान है जिसे हम इतने लंबे टाइम से ढूंढ रहे थे। और लेफ्ट गार्डियन को ये बड़ा ही स्ट्रेंज लगता है कि सदियों पुरानी, कम से कम 500 साल पुरानी जो उनकी सर्च थी एक असली वारिस के लिए स्वॉर्ड डीमन के, वो फाइनली पूरी हो गई। लेकिन ग्रैंड गार्डियन का रिस्पॉन्स बहुत ही नॉर्मल है और वो पूछ ही लेते हैं ग्रैंड गार्डियन क्या कोई दिक्कत है, और वो कहते हैं कि क्यों। और लेफ्ट गार्डियन कहते हैं कि आपका रिस्पांस बहुत ही नॉर्मल था और वो कहते हैं कि 6 ब्लेड मार्शल स्कूल की वजह से। और लेफ्ट गार्डियन पूछता है कि ये नाम आपको परेशान कर रहा है, और ग्रैंड गार्डियन कहते हैं कि हमने मीटिंग में इस चीज को रिवील नहीं किया था। इसी ग्रुप के एक मार्शल आर्टिस्ट ने एक काउंसिल एल्डर का हाथ अलग कर दिया था और एक को अंधा कर दिया था, और तो राइट गार्डियन को भी उसी ने अंधा किया था, मतलब एक आंख से। और उसके बाद एक फ्लैशबैक में वो बताते हैं कि जब हम जीजिंग एरिया में पहुंचे थे जो कि हमारे कल्ट का एरिया था, हम वहां पर बहुत ही सीक्रेटली मूव कर रहे थे ताकि किसी को भी पता ना चले। लेकिन वो लोग पहले से हमारा वहां पर वेट कर रहे थे एम्बुश करने के लिए। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और उन्होंने हमें आउट नंबर्ड कर दिया था। वो पहले से पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन हमने उसे बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड किया क्योंकि हम सेंट्रल फोर्सेस थे, तो वहां पर कोई भी यूजलेस मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, सब लोग ताकतवर थे। और बिल्कुल फाइट के बीच वहां पर 3 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट आते हैं, एक जो कि स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता था, एक पाम टेक्निक का, और तीसरा यूज करता था क्लॉ टेक्निक का। और वो तीनों ही या फिर उन तीनों में से कोई एक 6 ब्लेड मार्शल स्कूल का लीडर था। वो स्क्वाड लीडर्स और ब्रिगेड लीडर्स को तो बस ऐसे काट रहे थे जैसे वो सब्जियां हों, और काउंसिल एल्डर्स को वहां पर जाना पड़ा ताकि वो उन्हें रोक सकें। लेकिन 2 काउंसिल एल्डर्स सिर्फ एक का मुकाबला कर पा रहे थे और वो भी बहुत मुश्किल से। हम एक स्टेलमेट पर पहुंच गए थे जहां पर ना कोई ज्यादा ताकतवर था ना कोई कम ताकतवर था, लेकिन वो चीज खत्म हुई थी 7th काउंसिल एल्डर की मौत से। उसके बाद 5th काउंसिल एल्डर जो कि साउंड क्लैन के लीडर है, उनका हाथ चला गया और एंड में लॉर्ड को खुद वहां पर जाना पड़ा उससे लड़ने के लिए। और जिससे मैं मुकाबला कर रहा था वो एक मार्शल आर्टिस्ट था जो कि स्वॉर्ड का यूज कर रहा था, और मुझे समझ में आया जब मैं उससे फाइट कर रहा था। और उनकी स्वॉर्ड टेक्निक, पाम टेक्निक, क्लॉ टेक्निक, वो सब बॉडीली मूवमेंट्स थी जो कि किसी की बॉडी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालती हैं, और उन सब की सारी टेक्निक एक ही सिंगल मार्शल आर्ट से निकाली गई थी या फिर इंस्पायर्ड थी। और उसके बाद ग्रैंड गार्डियन अपनी बॉडी दिखाते हैं, बॉडी पर कट्स दिखाते हैं कि देखो क्या क्या हुआ है। और लेफ्ट गार्डियन ये देखकर हैरान हो जाते कि ये स्वॉर्ड वुंड की तरह लग रहे हैं, और तो और उससे ज्यादा ये ब्लेड गॉड की ब्लेड टेक्निक की तरह लग रही हैं। और ग्रैंड गार्डियन बताते हैं कि अपनी मूवमेंट टेक्निक के साथ भी मैं उसे अवॉइड नहीं कर पा रहा था, और अगर उसने ये सेम टेक्निक स्वॉर्ड की जगह अगर ब्लेड के साथ यूज की होती तो मैं शायद जिंदा ना बच पाता, और मेरा हाल भी वही होता जो कि फर्स्ट काउंसिल एल्डर का हुआ था, क्योंकि लियो ने वही ब्लेड गॉड की टेक्निक यूज की थी। 500 साल पहले जो ब्लेड गॉड गायब हुआ था उसके एंसेस्टर्स
अब वापस आ चुके हैं। मतलब ये मेरा ओपिनियन, ये मानवा में कहीं नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसी के डिसेंडेंट आए हैं और वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, जबकि हेवनली डिमोनिक कल्ट में आपस में ही लड़ने में बिजी हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड बैंक्वेट में, जहां पर जो कि ग्रैंड हॉल के पास ही होता है और वहां पर सब लोग तैयार होते हैं खाना खाने के लिए और लियो को लॉर्ड के बिल्कुल पास बैठाया गया होता है और लियो सोचता है कि यार मुझे ये सीट बिल्कुल पसंद नहीं है। और 10th काउंसिल एल्डर कहते हैं कि यार ये इतना लग्जूरियस बैंक्वेट है, यहाँ पर हम इतने बोरिंग कपड़े पहनकर क्यों आए हैं। उसके बाद वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं और मार्शल आर्ट अलायंस के 17 मास्टर्स में से ये 6th मास्टर था। उसके बाद दिखाया जाता है जो 7th मास्टर होता है और उसके पीछे चलती हुई एक औरत भी आ रही होती है, जिसके कान में वो कुछ कहते और वो वहां पर आकर लॉर्ड ऑफ हेवनली डिमोनिक कल्ट को ग्रीट करती है और कहती है कि हम यहाँ पर फोर्सेस ऑफ जस्टिस की तरफ से आए हैं मार्शल आर्ट अलायंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो सब उन्हें प्रॉपर्ली ग्रीट करते हैं और लॉर्ड ऑफ हेवनली डिमोनिक कल्ट कहते हैं कि ये हमारा एक ऑनर है कि हम आपको ग्रीट कर पा रहे हैं, आप हमारे गेस्ट हैं। लेकिन तभी सब लोग सीरियस हो जाते हैं और लॉर्ड ऑफ डिमोनिक कल्ट बिल्कुल सीरियस होकर कहते हैं कि ये किस तरह के मैनर्स हैं कि जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे ही अपना चेहरा छुपा रहे हैं। और वो औरत कहती है कि मैं माफी मांगती हूँ, मैं इतनी ज्यादा नर्वस हो गई थी कि मैं इसे हटाना ही भूल गई। वो हटाती और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। वहां पर जितने भी क्लैन लीडर्स होते हैं, काउंसिल एल्डर्स होते हैं, उन सब के मुंह खुले रह जाते हैं। और जो 7th मास्टर था उसका बेटा कहता है कि देखा, ये सेंट्रल प्लेन की सबसे खूबसूरत औरत है और तुम सब के मुंह खुले रह गए। मतलब मन में कहता है। लोग बात करने लग जाते कि यार ये पूरे सेंट्रल प्लेन में 5 सबसे खूबसूरत औरतों में से एक है। कोई दूसरा कहता है कि अरे नहीं नहीं, नंबर 1 पर ही आती है। और तभी वहां पर एक इंसान कहता है कि शांत हो जाओ, क्योंकि ये सब बेवकूफ इतनी जोर जोर से बात करने लगे थे। और वो औरत अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है मैं सेकंड स्ट्रेटेजिस्ट हूँ मार्शल आर्ट अलायंस की। और वो एक लॉन्ग स्पीच देती है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका इतना बड़ा दिल है, आप उसमें फॉरगिवनेस ढूंढ सकते हैं और मेरे इस डिसरिस्पेक्ट को माफ कर पाएं। और लॉर्ड ऑफ हेवनली डिमोनिक कल्ट है तो एक आदमी ही। वो कहता है कि हेड ऑफ मार्शल आर्ट अलायंस ने एक बहुत ही वैल्यूएबल गेस्ट को यहाँ पर भेजा है। मैं आपको दोबारा से ग्रीट करता हूँ और हेवनली डिमोनिक कल्ट में आपको वेलकम करता हूँ। और जो मार्शल आर्ट अलायंस का 7th लीडर था वो कहता है कि बहुत बढ़िया, खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना हम बैंक्वेट को शुरू करें। और लॉर्ड कहते हैं कि हाँ, मास्टर पंग ने बिल्कुल सही कहा है, जल्दी से गेस्ट को सर्व करो। उसके बाद काउंसिल एल्डर्स भी अपने आप को बताते कि वो कौन से रैंक पर है, उनका नाम क्या है। और जो मार्शल आर्ट अलायंस के 6th मास्टर होते हैं वो सोचते हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने एक बार तो सुना होगा। लेकिन उसके बाद लियो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं हूँ 12th काउंसिल एल्डर और तो और मैं हेवनली डिमोनिक कल्ट का वाइस लॉर्ड भी हूँ। और ये सुनते ही सब लोग कहते हैं कि ये अभी तक 20 साल का भी नहीं हुआ है और अब तक हमने किसी सक्सेसर की न्यूज तो नहीं सुनी है। और 6th मास्टर सोचते हैं कि यार ये इतना यंग है, ये काउंसिल एल्डर भी बन गया और तो और वाइस लॉर्ड भी बन गया है। और उसके बाद सोचता है कि हाँ, जो पॉइजन क्लैन का लीडर था और जो फर्स्ट काउंसिल एल्डर था वो डार्क क्लैन का लीडर, वो सब एब्सेंट हैं। और 7th मास्टर को भी यही लगता है कि डिमोनिक कल्ट बस और बस शो के लिए नहीं है, उसमें सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग भरे हुए हैं। इसकी उम्र कम है लेकिन मैं इसके मार्शल प्राउस को एस्टिमेट लगा ही सकता हूँ कि कितना ताकतवर होगा कि ये इतनी कम उम्र में वाइस लॉर्ड और काउंसिल एल्डर दोनों बन गया है। और जो 7th मास्टर का बेटा हो तो सोचता है कि यार यहाँ पर मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं, एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग आदमी चल क्या रहा है। लेकिन वहीं पर एक आदमी होता है, वो सोचता है कि काउंसिल एल्डर काफी नहीं होगा। और उसके बाद वो लियो की तरफ देखता है और अपने वास को अपने उस कप से स्ट्राइक करता है और अचानक से जो सेकंड स्ट्रेटेजिस्ट थी, जो बहुत ही खूबसूरत औरत थी, उसको कुछ तो हो जाता है। वो अपनी सीट से उठती है और लियो के पास जाती है और कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप दूसरी कुर्सी पर बैठ सकती हैं। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। वो वहां पर जाकर बैठती है और वो काउंसिल एल्डर तब भी उसे देखती रहती है क्योंकि वो यंग मास्टर यानी लियो को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। लियो उसकी तरफ देखता और सोचता है यार ये ड्रंक लग रही है, लेकिन ये अपनी की से अल्कोहल का नलिफाई भी नहीं कर रही है। और उसके पास आकर कहती बहुत ही सैडिस्टिक सी वॉइस में वाइस लॉर्ड और बिल्कुल लियो के पास आ जाती है और कहती कि मैं चाहती थी। और जो 7th मास्टर का बेटा हो तो सोचते कि यार ये क्या कर रही है। वो उसके हाथ पर हाथ लगाते लेकिन लियो अपने हाथ को दूर कर लेता क्योंकि उसे लगता है यार ये चल क्या रहा है, ये एक ग्रैंड बैंक्वेट है, ये क्या जगह है और ये कैसी हरकतें हैं। और लियो मन में ये सब कुछ सोच रहा हो तो ये सोचता है यार ये काफी ट्रबलसम चीज है। उसकी तरफ देखता है और वो आदमी जो पहले स्ट्राइक कर रहा तो दोबारा से स्ट्राइक करता है और अचानक से इस लड़की को कुछ होता है और वो लियो पर अटैक कर देती है। और हमें रिवाइंड करके एक
सेकंड पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जब ये सब कुछ हो रहा था तो लियो ने नैनो को कहा था कि जरा देखो ये स्ट्रेटेजिस्ट क्या ये ड्रंक है या फिर कोई और बात है, और उसके चेहरे के फेशियल फीचर्स को एनालाइज करता है और वो बताता है कि इसकी आयरिस बहुत ज्यादा श्रंक हो चुकी है, अब नॉर्मल आई मूवमेंट है और ये एक स्टेट ऑफ हिप्नोसिस में है। और लियो कहता है हिप्नोसिस, और तब वो उस पर अटैक करती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजिस्ट आखिरकार कर क्या रही है, लेकिन लियो बहुत आसानी से उसे डॉज कर लेता है, ब्लॉक करता है, उसके हाथ में जो कुछ भी था उसे फेंक देता है। नैनो से कंफर्म करता है कि क्या इसे कोई कंट्रोल कर रहा है। नैनो कहता है कि हाँ, और वो अचानक से पीछे जाते और अपनी विंड को कुछ तो चार्ज करती है अपने अटैक को। और इसी बीच लियो नैनो से पूछ रहा होता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हिप्नोसिस को रिलीज किया जा सकता है, और नैनो से बताता है कि वो अपने आप को हिप्नोटिक अनबाइंडिंग करे, उसके अलावा एक और पॉसिबल तरीका है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। और लियो कहता है कि क्यों नहीं। अब लियो उसका सर पकड़ता है, उसे नीचे बैठने पर मजबूर कर देता अपनी की मदद से। और जो मार्शल आर्ट अलायंस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि वाइस लॉर्ड प्लीज रुक जाइए, और जो लियो की तरफ के लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वाइस लॉर्ड पर हमला करने की, तुम्हारे स्ट्रेटेजिस्ट को अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करना होगा। और वहीं जो आदमी होता जो पीछे बैठा होता है वो सोचता है कि ये काम कर गया, अब मुझे बस एक दो चीज और करनी है, उसके बाद ये पूरी जगह केओस में भर जाएगी। लेकिन लियो नैनो कहता है कि इलेक्ट्रिक शॉक दो। नैनो कहता है समझ गया, और वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे उससे बाहर आ जाती है। लेकिन जो सिक्स्थ काउंसिल एल्डर होते हैं पूछते हैं कि वाइस लॉर्ड इसका क्या मतलब है, और वो आदमी दूर से देखकर सोच रहा होता है कि इसने चीजों को खुद ब खुद खराब कर लिया है, आई गेस मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो लड़की बिल्कुल उस हिप्नोसिस से फ्री हो जाती है और अपने आसपास देखती है कि ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर कैसा है, क्या मैंने कुछ ज्यादा पी ली थी। और वो आदमी दूर से बैठकर कुड़ रहा होता है कि यार उसने मेरे हिप्नोसिस को इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया। और वहां पर एक और आदमी होता है, उसे कहता है साउंड टेलीपैथी की मदद से कि इतना शॉक होने की कोई जरूरत नहीं है, प्लान बी पर मूव करो। और वो कहता है कि यस सीनियर ब्रदर। उसके बाद वो दोबारा से ऐसा करता है, और इस टाइम पर जो सेवंथ मास्टर का बेटा होता है वो हिप्नोसिस में चला जाता है, और वो कहता है कि वाइस लॉर्ड तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्ट्रेटेजिस्ट पर हाथ उठाने की। और अब वो लियो पर अटैक करता है, लेकिन 10th काउंसिल एल्डर उसे बीच में ही पकड़ लेते और कहते हैं कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, इसे नीचे लाना जरूरी है, और उसका हाथ मोड़कर उसे नीचे जमीन पर ही पटक देते हैं। उसके बाद जो वो दोबारा से खड़ा होता है तो 11th काउंसिल एल्डर आती हैं और उसी गर्दन के पीछे एक बार हमला करते हैं, और उसके बाद वो नीचे जमीन पर ही लेट जाता है, वो बेहोश हो जाता है। और लियो सोचता है यार ये बस एक सेकंड पहले बिल्कुल नॉर्मल था, ये अचानक से रैम्पेज में कैसे चला गया। हिप्नोटिस्ट यहीं कहीं आसपास जरूर होगा, और आई एम श्योर कि ये कोई सिंगल इंसान नहीं कर रहा है। और नैनो कहता है साउंड टेलीपैथी को सुनो और पता लगाओ कि वो कहां पर है। अब नैनो लग जाता है, फ्रीक्वेंसीज को नोट करता है, और वहां पर वो बात सुन लेता है कि मुझे कोई ना कोई गड़बड़ यहाँ पर क्रिएट करनी ही होगी। और वो कहते हैं कि सीनियर मैं इसे में कुछ नहीं कर सकता, हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। और तभी लियो उसके सामने आता और कहता है कि ढूंढ लिया, और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो कहता है कि ये क्या कर रहे हो, और लियो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। और वो कहता है कि लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और लियो उसे कहता है कि मेरे साथ गेम्स खेलने की जरूरत नहीं है, और उसकी गर्दन और दबाता है। और लियो उसे पूछता है कि प्लान सी क्या है, मुझे जल्दी बताओ। लेकिन तभी वहां पर मार्शल आर्ट अलायंस से कोई आता और कहता है कि वाइस लॉर्ड ऑफ डेमोनिक कल्ट आप क्या कर रहे हैं। मैं डिनाई नहीं कर सकता कि हमारी अलायंस से गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके बॉडीगार्ड को पनिश करेंगे। सेकंड स्ट्रेटेजिस्ट ने वो किया होगा, उन्होंने शायद ज्यादा पी ली होगी। और लियो सीधा सेकंड स्ट्रेटेजिस्ट से पूछता है क्या ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है। और दूसरा इंसान कहता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। अब वो औरत होश में आती है और कहती है कि ये कौन है। और ये सुनकर सबको शौक होता है कि ये कह रहे थे कि इनका बॉडीगार्ड है और ये पहचान नहीं रही है। और तभी साउंड टेलीपैथी की मदद से उस इंसान को कुछ बताया जाता है, जिसे लियो ने पकड़ रखा है कि जूनियर ब्रदर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना ही होगा जब तक वो प्लान सी एग्जीक्यूट करते हैं, जब तक कि वो स्वॉर्ड डीमन के रिमेन्स को ढूंढ नहीं लेते, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा, केओस शुरू करना होगा। और लियो समझ जाते कि स्वॉर्ड डीमन के रिमेन्स। तभी वहां पर जो उसका बड़ा भाई होता है वो ताली बजाता है और बहुत सारे लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, और तभी आपस में लोग लड़ने लग जाते हैं। और हेवनली डिमोनिक कल्ट के लोग कहते हैं कि यार ये सारे के सारे सेल्फ सर्विंग सेल्फिश मार्शल आर्ट अलायंस के लोग हैं, ये यहाँ पर दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, और वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। और लियो सोचते हैं यार इतने सारे लोग हिप्नोसिस में गए कब।
उस ताली की वजह से ये सब लोग एक ट्रांस में चले गए और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और यही ताली पहले भी बजाई गई थी, लेकिन तब कोई हिप्नोटिक नहीं हुआ था और अब कैसे हो गया है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा होगा जो इन्होंने कंज्यूम किया है जिसकी वजह से ये हिप्नोटाइज हो रहे हैं। और अब वही आदमी कहता है कि ये घटिया गंदे कल्टिस्ट लोग हम पर अटैक कर रहे हैं, हम ऐसी चुप नहीं बैठ सकते हैं। और हेवनली डिमोनिक कल्ट के लोग सोचते हैं कि ये प्रपोजल, ये अलायंस सब लोग बस एक ट्रैप था, उन्हें रिटेलिएट करना होगा। लेकिन तभी लियो बीच में आता और कहता है कि सब लोग रुक जाओ, ये सब हिप्नोटाइज्ड हैं और इस वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। और सिक्स मास्टर कहते कि क्या मतलब हिप्नोटाइज्ड हैं। और लियो उन्हें बताता है कि सेकंड स्ट्रेटेजिस्ट के जो वियर्ड एक्शन थे वो भी इसी वजह से हुए थे, वो बस यहाँ पर केओस क्रिएट करना चाहते हैं और ये किसी ने एक ट्रैप बनाया था जिससे हमारा कल्ट और आपका अलायंस आपस में लड़ता रहे और इनका असली मकसद कुछ और है। और सिक्स मास्टर उसे पूछता है तो वाइस लॉर्ड आप करने क्या वाले हैं। और वो काउंसिल एल्डर और गेस्ट को कहता है कि अपने अपने लोगों को ऑर्डर करो कि उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें बस एक जगह पर धकेल दो, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पीछे लोग उससे पूछते भी है कि तो आप करोगे क्या, आप उन्हें हिप्नोसिस से निकालोगे कैसे। और लियो कहते कि उसे मैं हैंडल कर लूंगा। अब सब लोग लियो की बात मानते और कहते कि आपस में नहीं लड़ना और उन सब लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दो। अब वो वहां पर जंप करके जाते हैं, लेकिन जो काउंसिल एल्डर्स होते हैं वो लॉर्ड ऑफ डिमोनिक कल्ट की तरफ देखते हैं और वो गुस्से से पागल हो रहा था कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पैलेस में वो ये सब कुछ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग जो हिप्नोटाइज हो चुके थे वो आपस में लड़ रहे थे। लियो ने जाकर देखता और एनालाइज करता है कि इनमें से कौन से लोग हिप्नोटाइज्ड हैं। और लियो नैनो कहता है कि उन लोगों को मार करो जो हिप्नोटाइज्ड हैं। और उसके बाद लियो वहां से जंप करता है, सबके सर पर हाथ रखता है और इलेक्ट्रिक्यूट करता है, जिसकी वजह से वो हिप्नोसिस से बाहर आ जाते हैं। और वो इतनी जल्दी ये सब कुछ कर देता है कि सेकंड स्ट्रेटेजिस्ट जो अभी थोड़ी देर पहले लियो पर अटैक कर रही थी वो भी हैरान हो जाती कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे कर सकता है। और वो सब लोग होश में आते हैं और जो आदमी उन्हें हिप्नोटाइज कर रहा था वो हैरान हो जाते कि यार ये किस तरह का इंसान है, मेरे सारे प्लान फेल हो रहे हैं। और लियो उसकी तरफ देखता है और भाग कर जाता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। वो लियो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लियो उसका हाथ पकड़ता और मोड़ देता है और उसे कहता है कि ये मत सोचियो कि तू कल्ट पर अटैक करने के बाद ऐसे ही बच जाएगा। और जो मार्शल आर्ट अलायंस के लोग होते हैं वो सोचते कि यार ये आखिरकार इंसान है कौन, ये हमारी तरफ से है नहीं है। और तभी लियो उसे पकड़कर उठाता और कहता है कि तू है कौन। और वो कहता है कि वैसे भी मैं ये करने ही वाला था, मेरा प्लान काम करे या ना करे। उसके दांत में जहर होता है, उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लियो अपनी टेलीकिनेसिस से उसके मुंह को खोल देता है और उसके दांत को ही निकाल लाता और कहता है कि ये ट्रिक काम नहीं करेगी, तुझसे पहले बहुत आए और बहुत चले गए, ये ट्रिक काम नहीं करती, तुझे मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा और तू सवालों का जवाब दे या फिर ना दे, तुझे दर्द तो बहुत होगा। और उसके बाद हमें डिमोनिक अकेडमी दिखाई जाती है और वहां पर एक बहुत ही सैड और हॉरिफाइंग सीन होता है। जो इंस्ट्रक्टर्स अभी तक सारे बच्चों को सिखा रहे थे, लियो उनका स्टूडेंट था, बाकी सब लोग उनके स्टूडेंट्स थे, उनमें से ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे। और जो बेसमेंट जहां पर 6 टेस्ट क्लियर करने के बाद ही कोई इंसान जा सकता है, वहां पर जबरदस्ती कोई घुस गया था और सिक्योरिटी मैकेनिज्म वहां पर अपने आप एक्टिवेट हो गया था। जैसे ही वो अंदर गए वहां पर एक मोनोलिथ आ गया था जो कि बहुत ज्यादा थिक था। और वहां पर जो गार्ड होते हैं वो सोचते हैं कि यार आयरन गेट को जबरदस्ती खोल दिया, इतना ताकतवर कौन हो सकता है। दूसरा इंसान कहते हैं इसी की वजह से ये सैफायर यहाँ पर आ गया है, जो लाइब्रेरी में रखा हुआ है ये उससे 4 गुना ज्यादा मोटा है, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब तक बॉस यहाँ पर आ ही जाएंगे। लेकिन अचानक से अंदर से कोई आने लगता है और जमीन कांपने लग जाती है और वो कहते कि तोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन वहां से टुकड़े टूट कर गिरने लग जाते और वो कहते कि ये नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट गार्डियन और बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स उनके पीछे आ रहे होते क्योंकि उन्हें पता होता कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है। अब लेफ्ट इंस्ट्रक्टर जब तक वहां पर पहुंचता है वहां पर वो तीनों लोग आ चुके होते हैं और सब लोग मारे जा चुके हैं, जितने इंस्ट्रक्टर वहां पर होते हैं, जितने गार्ड वहां पर होते हैं, सब खत्म हो चुके हैं। और लेफ्ट गार्डियन रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये तो वही लोग हैं जो कि मार्शल आर्ट अलायंस के साथ आए थे। लेकिन उस टाइम पर इनके अंदर से जो एनर्जी आ रही थी और जो अब एनर्जी आ रही है ये बिल्कुल अलग है। और अब वो आदमी बहुत ही एरोगेंटली कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि यहाँ पर बस कमजोर कीड़े थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक वर्दी ओपोनेंट मेरे सामने आया है। और लेफ्ट गार्डियन के साथ वहां पर जितने भी गार्ड्स आए थे वो सब भी वहां पर आ जाते हैं और वो देखकर हैरान हो जाते कि यहाँ पर इंट्रूडर आया कैसे। और एक आदमी चिल्लाकर कहता है कि तुम सीक्रेट वॉल्ट तक पहुंचे कैसे।
और अपना कान खुजाते हुए कहता है कि पता नहीं वहां पर जो लोग जमीन पर पड़े हैं तो उनसे पूछ सकता है कि मैं कैसे पहुंचा। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तू इतनी बकवास कर रहा है। लेकिन लेफ्ट गार्डियन उसे रोक देता है कि एक सेकंड रुको, और वो उनसे बहुत ही सीरियसली पूछता है कि तुमने इस जगह पर रेड सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट में जाने के लिए की थी। लेकिन उसकी बात का जवाब नहीं देता और उसके साथ में एक लड़की होती है, उसे कहता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो इन्हें मैं संभाल लूंगा, तब तक तुम जाओ और मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। वो यस कहती है और वहां से जाने लग जाती है। लेफ्ट गार्डियन कहता है कि उसे जाने मत देना, उसे रोको। लेकिन जो आदमी अभी तक एरोगेंटली बात कर रहा था वो एक लंबी सी सांस लेता है और अपने मुंह से छोड़ी हुई हवा से उन सबको उड़ा देता है। तो सोचो कितना पावरफुल होगा। और वो इतनी जोर से चिल्लाता और वो हवा इतनी तेज होती कि उनके कान के पर्दे फट जाते। लेकिन उनमें से एक इंसान होता है जिसे कोई असर नहीं होता और कहता है कि तुम्हारी ये घटिया ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। और वो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे ईयर ड्रम्स काफी ज्यादा थिक हैं। और अब वो उस पर अटैक करता है और वो भी बेब्लेड की तरह घूमता हुआ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। और वो स्माइल के साथ कहता है कि तुम पर असर हो या फिर ना हो, तुम सब की मंजिल एक ही है और वो है भगवान के पास। फिर वहां पर एक और इंस्ट्रक्टर आता है की ब्लेड के साथ उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो अपनी उंगलियों से उसे रोक लेता है। अब वो पीछे जाता और कहता है कि ये क्या है। अचानक से वो उसके पास आता है और उसके आर पार अपना हाथ निकाल देता है। उसके बाद उसे जमीन पर फेंक कर कहता है कि तुम भी बाकी सब लोगों से डिफरेंट नहीं हो, और जो वॉल्ट के पास थे और वॉल्ट के अंदर थे वो सब भी तुम्हारी तरह कमजोर थे। और उसके बाद उस लड़की की तरफ देखता और कहता कि मैंने तुम्हें कहा ना, जाओ यहाँ से, अब तुम्हें रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। उसे यस मास्टर कहकर जाने लगते। लेकिन तभी वहां पर लेफ्ट गार्डियन आता है और कहता है तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और उन दोनों की स्वॉर्ड क्लैश करती हैं और लेफ्ट गार्डियन पीछे पुश हो जाता है और स्माइल करके कहता है कि ऑफ कोर्स इसे तो मैं संभाल ही लूंगा। और लेफ्ट गार्डियन बस ये सोचता रह जाता है कि यार ये किस तरह की रिएक्शन स्पीड थी, ये बहुत ज्यादा डेंजरस इंसान है। और वो बहुत ही एरोगेंटली कहता है कि जो यहाँ पर सब मुर्दे पड़े हैं तुम उनसे थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग हो। मुझे लगा था कि तुम्हारे डिमोनिक कल्ट में बस ऐसे ही लोग हैं जो बिल्कुल कमजोर हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह। वेल, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड तो जरूर हूँ। और लेफ्ट गार्डियन उससे पूछता है कि तुम हो कौन। और वो अचानक से अपना मुक्का बनाता है और की उसमें इन्फ्यूज करके उस पर अटैक करता और कहता है कि तेरे बहुत सारे सवाल हैं और ऐसा इंसान इतने सवाल करता हुआ अच्छा नहीं लगता जो बस अभी अभी मरने वाला है। लेकिन लेफ्ट गार्डियन भी अपनी ब्लेड टेक्निक का यूज करते हैं और उनकी तलवार के आसपास आग आ जाती है। लेकिन वो आदमी तब भी उसे चीरते हुए आगे आता और कहता है कि बस इतनी ही ताकत है तेरे अंदर। लेफ्ट गार्डियन पीछे पुश होता रहता है और वो बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा रहा था और वो सोचता कि इसने मेरे अटैक को बर्दाश्त कैसे किया और इसका खुद का अटैक इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग है। और अब उसे पता चल रहा था कि वो उसकी स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो अपनी फ्लेम स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हैं और वो एक क्रिम्सन फायर स्वॉर्ड के साथ जो उनकी अल्टीमेट टेक्निक थी। और वो हंसते हुए आता और कहता है कि हाँ ये अच्छा मुकाबला होगा। और वो बहुत ही फियर्सली एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। लेकिन अचानक से लेफ्ट गार्डियन को दोबारा से रियलाइज होता है कि और ज्यादा फास्ट हो रहा है और तब उन्हें ये लगता है कि ये फॉर्मेशन तो मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। तब तक वो उसके पेट में इतने ज्यादा मुक्के मारता है उसे बर्दाश्त नहीं होता, एक अल्टीमेट पंच मारता है जिससे लेफ्ट गार्डियन जाकर दीवार में गड़ जाते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तो उनके मुंह से खून आ रहा होता है, उनको बहुत सारी इंटरनल इंजरीज हुई होती हैं। और तब उन्हें रियलाइज होता है कि तुम सिक्स मार्शल क्लैन में से एक हो, ब्लेड गॉड। और वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ब्लेड गॉड का डिसेंडेंट हूं। और वो खासते हुए कहते अपने मुंह को कवर करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो फॉर्मेशन थी वो ब्लेड गॉड की स्किल से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है। और वो कहता है कि इंटरेस्टिंग। और वो कहता है कि ठीक है, वैसे भी तुम मरने ही वाले हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा नाम है शिन ब्लेड, मैं एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट हूँ जो कि ब्लेड गॉड की सिक्स मार्शल क्लैन से है। और अब लेफ्ट गार्डियन सोचता कि मेरा गैस बिल्कुल सही था, मुझे बताना ही होगा वरना किसी को अंदाजा ही नहीं होगा कि ये फाइट शुरू किसने की है। वरना सबको ये लगेगा कि मार्शल आर्ट अलायंस ने ये सब कुछ किया है और वो आपस में ही लड़ते रहेंगे, मर जाएंगे और असली दुश्मन का किसी को पता नहीं चलेगा। और तभी वो अपने फिस्ट को दोबारा से उस अल्टीमेट टेक्निक के साथ इन्फ्यूज करता और कहता है कि तू जो भी है तेरा टाइम यहीं पर खत्म होता है। आई रियली होप कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही होगी और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए तुम मेंबरशिप ले सकते हो। अगर नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वीडियो को लाइक करो, उतना भी काफी होगा। और मेंबर्स के लिए एपिसोड थोड़ा जल्दी आ गया है तो तुम नेक्स्ट एपिसोड को जाकर देख सकते हो।